हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। यूपीएससी वाला के इस नई सीरीज में जिसमें कि सभी वीडियोस के आपको सभी लेक्चर्स के मैराथन सेशन दिए जा रहे हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी पॉलिटी के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जहां से यूपीएससी पीटीएन मेंस में क्वेश्चन पूछता है। कहते हैं भारत का जो संविधान है उसे बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसकी पृष्ठभूमि शुरू हो गई थी 1600 से। 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ, उसके बाद महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया। लेकिन जल्दी ही ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार और भारत पर शासन को रेगुलेटिंग करने की जरूरत महसूस हुई। भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक ऐसा विषय है जो कि पीटीएन मेंस के लिए बहुत जरूरी है। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि इसके पहले कई अधिनियमों ने तैयार की थी। सामान्यतः इस संवैधानिक पृष्ठभूमि को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ऐसे में इन ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों को समझना कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों जरूरी था, कौन से इसमें चेंजेस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। 1773 के बाद और भी कितने रेगुलेटिंग एक्ट आए जिन्होंने भारत पर शासन करने के तरीके और कई राजनीतिक पद्धतियों को बदलाव, और 1858 के बाद जब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन ने अपने नियंत्रण में ले लिया, उसके बाद से क्या बदलाव आए। 1909, 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम ने संविधान में क्या योगदान दिया। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कहां से हुई, कब भारत को जो है ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, पहला गवर्नर जनरल कब भारत का गवर्नर जनरल बना और कैसे वायसराय का पद बना, भारत को स्वतंत्रता कैसे मिली और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ऐसे कौन से प्रावधान किए गए, कौन सी योजनाएं जिन्होंने हमारे संविधान के इतिहास के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन सभी को हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ब्रिटिश शासन के दौरान ऐसे कई अधिनियम पारित हुए जिन्होंने भारतीय संविधान में कई विशेष प्रावधानों को जगह दी। भारतीय संविधान में कई ऐसे महत्वपूर्ण राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान हैं जो कि ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाए गए अधिनियमों से प्रेरित हैं या उनसे सीधे ले लिए गए। कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 का 70% जो भाग है उसे उठाकर भारतीय संविधान में ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया। इसके अलावा अगर हम 1909 के शासन अधिनियम की बात करें, 1919 के शासन अधिनियम की बात करें, 1935 का शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय शासन अधिनियम जो कि स्वतंत्रता अधिनियम था, तो क्या है इनके महत्वपूर्ण प्रावधान और यूपीएससी जो है वह पीटी मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछता है, वहां से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि जब हम बात करेंगे महारानी एलिजाबेथ के द्वारा सन 1600 ईस्वी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने का जो एक अधिकार है वह दे दिया गया। लेकिन जल्दी ही जरूरत महसूस होने लगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार है और जो तरीका है उसका परीक्षण किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। और ऐसे में इसे हम भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जो है वह 2 तरीकों से 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला सन 1773 से लेके 1858 तक का अधिनियम या एक्ट। ये ऐसे चार्टर एक्ट थे जो कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनाए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमन के लिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर प्रशासन किस तरीके से करेगी उसके प्रावधानों का इसमें वर्णन था। लेकिन दूसरा जो भाग है कि 1857 की क्रांति के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमजोरियां थी वह पता चल गई और ऐसे में अब ब्रिटिश क्राउन ने सीधे भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। और ऐसे में दूसरा इसका तरीका, दूसरा जो हम अधिनियम पढ़ते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम से लेकर 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है उसकी चर्चा करते हैं। तो ये पहला हो गया भाग इसका कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत पर शासन किया जा रहा था, और यहां पर 1858 के बाद से जब ब्रिटिश क्राउन ने सीधे भारत पर अपना शासन स्थापित किया। और आज जो आप भारत का संविधान देख रहे हैं, इस भारत के संविधान में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर चाहे 1784 हो या फिर हम अगर 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, 1892 या 1909,
1919, 1935 के जब हम अधिनियम की बात करते हैं, इन सभी अधिनियमों से कुछ कुछ ऐसे प्रावधान थे जो कि हमारे संविधान में लिए गए। 1935 का तो 70% भाग इसमें शामिल था। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि इसके पहले के जो अधिनियम बने थे उनसे लिए गए, उन्हें ही हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़ा करते हैं। ठीक है, सो देखो दो तरीके से हम इसको बांट के पढ़ते हैं। 1600 से लेके 1858, यानी 1858 के पहले के जितने भी जो एक्ट बने, इन एक्ट में कुछ कुछ बातें ऐसी थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए थी। समय के साथ साथ इसमें चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे सिविल सेवा को लेकर हो, चाहे भारत में विधान परिषदों की बात हो, प्रांतीय कितने अधिकार राज्यों को देने इसकी बात हो, भारत में कहाँ कहाँ किससे भारत में सरकारी गैर सरकारी या फिर कब भारतीयों को कहाँ जो है वह शामिल किया जाएगा परिषदों में, तो ये सारे प्रावधान किए गए समय समय पर, जिसमें कि हम अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे 1773 से शुरू करेंगे, फिर हम अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे 1781 का, फिर हम पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे 1784 की, फिर हम देखेंगे चार्टर अधिनियम 1793 का, फिर 1813, 33 और 53। ठीक है, ये सारे अधिनियम हैं। अब देखो इसमें महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादा जो प्रोविजन इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। फिर देखो 1858 से लेकर 1947 ये ऐसे अधिनियम थे जब सीधा भारत पर ताज का शासन था, यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन था, और यहां पर भारत परिषद अधिनियम 1858 से जो श्रृंखला शुरू हुई वह 1947 पे जाकर रुकी। तो ये दो भागों में हम इसको बांटकर पढ़ते हैं। अब देखो ये मैंने बता दिया कि आखिर भारत का जो संवैधानिक इतिहास है या संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वह क्या है, ये हमने जान लिया। अब ये देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन कैसे पूछा, तो 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था बच्चों, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा केवल 3 साल में तैयार करने की ऐतिहासिक कार्य को पूरा करना संविधान सभा के लिए कठिन होता अगर हमारे पास 1935 से प्राप्त जो अनुभव है वह नहीं होते। इसमें आपको बताना था कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमारे संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जो शामिल किए गए, ये आपको इसमें लिखना था। ठीक है, तो यहां पर देखो क्यों कहा गया कि 3 साल, क्योंकि हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, जो संविधान सभा 1946 से काम करना शुरू होती है, 1950 में 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू होता है। ठीक है, तो इसके बीच की जो पृष्ठभूमि है वह हम पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दिखा देती हूं जो कि 2012 में पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण, फिर बीच में आपको ब्लैंक छोड़ दिया, किस योजना पर आधारित था? मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत शासन अधिनियम या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि एक प्रोविजन आपको दे दिया एंड देन उसके बाद आपसे पूछ लिया कि किसका ये प्रावधान है, किस अधिनियम में इसको शामिल किया गया था। क्लियर? तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है बच्चों वह पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो तो इसे हम शुरू करेंगे, एक एक करके हम सारा इसे कवर करेंगे। देखो एक और क्वेश्चन है, मैं पहले कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाती हूं कि जैसे कि 1935 से ही क्वेश्चन 15 में पूछा गया, और 2000 अगर हम 12 की बात करें तब भी 1935 से ही क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि राज्यों और केंद्रों के बीच में अगर हम शक्ति की बात करें तो ये 1935 की जो योजना है इस पर आधारित था। तो देखो इस तरीके से एक्ट से जो क्वेश्चन है वह पूछे गए। तो कुछ पीटी के क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले शुरू करते हैं सबसे पहला एक्ट जो कि है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, देखो बेसिकली 16 अगर हम 1600 की बात करें तो 1600 ईस्वी में, ठीक है, ब्रिटेन की एक जो कंपनी है, एक व्यापारिक कंपनी, वह भारत से व्यापार करने के लिए आती है, ब्रिटेन से इंडिया आती है। और ऐसे में धीरे धीरे कहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे भारत पर ब्रिटिश अधिपत्य जो है वह स्थापित कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर यह कहा जाता है कि उसने जो अपना तंबू बांधा वह इतना खींचा कि पूरा भारत उसके अंदर आ गया। और यहाँ पर बच्चों 1600 से वो घटनाक्रम शुरू हुआ था, और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, पहले भारत आती है व्यापार करने के लिए, और धीरे धीरे कैसे इसने अपना एकाधिकार मोनोपोली स्थापित कर ली, और कैसे कैसे ये राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति बन बैठी। कब 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, 1764 का बक्सर का युद्ध होता है, और धीरे धीरे कंपनी को दीवानी
संवैधानिक अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। कंपनी के कुछ गवर्नर जनरल ऐसे रहे जिन्होंने भारत का जो विस्तार है तरह तरह की नीतियां अपनाई, ठीक है, और भारत पर एक तरीके से पूरा एक छत्र जो साम्राज्य है वह अंग्रेजों ने स्थापित कर लिया। तो यहां पर देखो शुरुआत में रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है, ये भारत पर जो शासन करने का तरीका है उसे नियंत्रित नहीं किया गया था, बल्कि यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित किया गया था, ठीक है। तो 1773 में ये पहला ऐसा एक्ट था जब ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमन की जो आवश्यकता है वह महसूस हुई, क्योंकि कंपनी में बहुत ज्यादा जो भ्रष्टाचार है वह बढ़ गया था, ठीक है। तो इसके देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इसका बहुत ही ज्यादा संवैधानिक महत्व है, क्योंकि सबसे पहले इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य है उनको नियंत्रित करने की कोशिश की गई थी। पहली बार जो कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य है उनकी व्याख्या की गई थी और उनको देखा गया था, ठीक है। और यहां पर देखो बच्चों कुछ और पॉइंट्स जो कि मैं आपको इसके बताती हूं, कुछ पॉइंट्स जैसे कि जब हम 1773 के एक्ट की बात करेंगे 1773 का, देखो रेगुलेटिंग इसको क्या कहा गया था, ठीक है, रेगुलेटिंग। तो रेगुलेटिंग किसको रेगुलेट करना, रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को के नियमन की बात की गई थी, ठीक है। रेगुलेटिंग मतलब क्या होता है, नियमन करना, नियंत्रित करना। तो ये जो यहां पर रेगुलेटिंग वर्ड है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था बच्चों। इसका मतलब होता है नियमन करना, और नियमन किसका किया जा रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि 1600 में भारत से व्यापार करने के लिए आई हुई थी, ठीक है। और इसके बाद देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे सबसे पहले तो ये वाला जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, ठीक है, नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए। ईस्ट इंडिया के जो कर्मचारी रिश्वत ले रहे थे उस पर प्रतिबंध लगाया गया, जो भ्रष्टाचार था उसको कम करने के जो प्रावधान है वह किए गए, इनके उपहार लेने की जो शक्ति है उस पर भी नियंत्रण लगाया गया, ठीक है। साथ ही देखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य है इसको मान्यता दी गई। पहले ये कंपनी केवल व्यापारिक कंपनी थी, है ना, लेकिन प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मान्यता दी गई। प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो मान्यता है वह प्रदान की गई, ठीक है। इसके अलावा देखो थर्ड है इसमें बच्चों कि सबसे पहले तो देखो कोई ना एक ये बात देखो कि जैसे अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का कोई ना कोई तो ऐसा एक पर्सन होगा ना जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधे कनेक्ट करे, कोई उसका पदनाम भी होगा। तो यहां पर क्या था कि यहां पर बच्चों गवर्नर हुआ करता था, है ना, गवर्नर हुआ करता था। तो आपको याद रखना है कि 1773 के पहले गवर्नर हुआ करता था उस पद का नाम, लेकिन बाद में 73 से गवर्नर का जो पद है वो बदलकर कर दिया गवर्नर जनरल। अब ये जो गवर्नर था इसको अब क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल। और यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछ लिया कि गवर्नर जनरल जो पद नाम है वह किस एक्ट के द्वारा दिया गया। सो एक्ट था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। पहले गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों, वॉरेन हेस्टिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, पहला वाइसराय कौन था, पहला गवर्नर कौन था, ये सब आगे मैं बताऊंगी, इंटरेस्टिंग है क्लास। इसके अलावा देखो बच्चों कि बंबई और मद्रास, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, ठीक है। और याद रखना कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसके अधीन बंबई और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है वह कर दी। बंबई और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है ना ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दी। क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो आगे नोट्स कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती जा रही हूं। आगे आप सभी बाकी कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, उसके नोट्स नहीं बनवाऊंगी, वो आपको खुद बनाने होंगे। इसके अलावा देखो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई कलकत्ता में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई कहां पर, कलकत्ता में। और यहां पर जानते हो शुरू में कितने मुख्य न्यायाधीश थे, 1+3 मतलब एक मुख्य न्यायाधीश। और पहला जो मुख्य न्यायाधीश था, इंपॉर्टेंट है, ये कौन था, एलिजा इम्फे, है ना, एलिजा इम्फे नाम था उसका, जो मुख्य न्यायाधीश यहां पर नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा देखो कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें कई कमियां थी, इन कमियों को दूर करने के लिए आगे जो अधिनियम है वह लाए गए। तो 1773 का जो एक्ट था बच्चों
ठीक है, इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी और इन कमियों को दूर करने के लिए कई और अधिनियम जो है वह इसके बाद लाए गए। तो 1773 का जो एक्ट था इसमें कई कमियां थी और देखो इसके बाद 1781 में 1781 में जो अधिनियम लाया गया, ठीक है, याद रखना 1781 में पारित किया जाएगा, 1781 में पारित किया जाएगा और इसको लागू किया जाता है 1784 से, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया गया और कुछ और महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वह जोड़ दिए गए। और 1784 के इसलिए जो एक्ट है इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। इंग्लिश में भी लिख लो, लिखना है तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट करने का मतलब क्या होता है कि आपने जो कमियां थी, है ना, उनको सुधार लिया, ठीक कर लिया, सेटल कर लिया मुद्दा। तो यहाँ पर इसको बच्चों एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से 1784 का एक्ट जाना जाता है। तो यहाँ पर सीधे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देगी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से किसे जाना गया या फिर इसमें जो है क्या क्या चेंजेस किए गए। ठीक है, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है इसको कहा गया और 81 में 1781 में ये जो पारित हुआ था वही 84 में लागू होता, जिसे कि 84 में आपको याद रखना बच्चों इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा गया। क्या कहा गया इसको? पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि किसे जो है वह पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। तो ये सारी चीजें अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, कुछ कुछ विशेषताएं। ठीक है, अब देखो इसको कुछ और मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाती हूं। जैसे बच्चों यहां पर क्या किया कि कंपनी के राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों को अलग किया। कंपनी के राजनीतिक, प्रशासनिक नहीं, व्यापारिक। ठीक है, कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे और जो व्यापारिक कार्य थे, पहले तो ये व्यापारिक कंपनी ही थी ना, तो इसके जो देखो व्यापारिक और राजनीतिक कार्य थे इसको क्या किया? अलग अलग किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राजनीतिक कार्यों को करने के लिए यहां पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, हिंदी में भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही आएगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी बच्चों। और जब हम व्यापारिक कार्य की बात करेंगे इसके लिए एक निदेशक मंडल था जिसकी सहायता से ये जो व्यापारिक कार्य है वह किए जाते थे। क्या था? निदेशक मंडल था। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट के एक और महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि इस एक्ट के द्वारा जो द्वैध शासन पद्धति है वह शुरू होती है। ठीक है, द्वैध शासन जो है इसको शुरू किया गया और कुछ कुछ जो कार्य है उसका विभाजन किया गया। साथ ही हम देखेंगे कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट था, हम कहते हैं ना कि ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, पहले ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र नहीं कहा जाता था। 1784 से ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जिन क्षेत्रों पर शासन किया जाता था उन्हें ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। उन्हें ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ठीक है, तो किस किस एक्ट से कहा गया? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो कि 73 एंड 84 जो है इसकी कुछ बातें जुड़ी हुई है कि इसमें जो कमियां थी, ठीक है, इसमें प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता दी थी, लेकिन जल्दी ही पता चल गया कि भाई प्रॉब्लम है कुछ, और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए राजनीतिक और व्यापारिक कार्य जो है इसको अलग अलग किया गया। तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना जो कि राजनीतिक कार्यों को देखेगा और एक निदेशक मंडल बना जो कि आपके व्यापारिक कार्यों को देखेगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों अगर लेना है। मैं तो ये कहूंगी साथ साथ नोट्स बनाते रहो, बिकॉज ऑफ नोट्स मेकिंग जो हैबिट है ना, कहते हैं कि आप एक बार लिख लो और 5 बार पढ़ लो, दोनों चीजें बराबर है, बोथ हाथ से। जब आप लिखते हो ना तब आपका जो माइंड है वो ज्यादा चीजों का एक्टिव, क्योंकि आप लिख भी रहे होते हो, आप आंखों से ध्यान भी दे रहे होते हो उस चीज पे। तो यहाँ पर लिखने का अपना ही महत्व है। सो नोट्स मेकिंग एक बहुत ही अच्छी, एक गुड हैबिट है, बिकॉज ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप डेली नोट्स मेकिंग करते हो तो इससे आपकी आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस है वह भी साथ साथ होती रहेगी, है ना। लिखने की जो आदत है, आपकी राइटिंग जो स्पीड है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आगे हम बात करेंगे कि 73 का हो गया, तो इसकी कुछ विशेषताएं मैंने आपको पहले बता दी। देखिए, बाकी आपको पीडीएफ में अवेलेबल होगा और कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो आप देखते रहेंगे। देखो 1784 का एक्ट हमने देख लिया कि आखिर 73 की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए ये जो एक्ट है वह लाया गया और यहाँ पर ज्यादा जो सक्षम और उत्तरदायी पूर्ण जो सरकार बनाई जाए, इसके लिए ब्रिटिश संसद ने
कुछ प्रावधान जो है वह जोड़े, ठीक है। और इस एक्ट से ही द्वैध शासन की जो शुरुआत है वह होती है। वाणिज्यिक और जो राजनीतिक कार्य है इसको भी क्या किया गया बच्चों, अलग अलग किया गया और ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। कंपनी जिन प्रदेशों पर, कंपनी का जिन प्रदेशों पर अधिकार था, जिन क्षेत्रों पर अधिकार था, उनको सीधा ब्रिटिश अधिपत्य जो क्षेत्र है उसकी संज्ञा दी गई। सो ये 1784 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था, 1813 1833, पता है कुछ बातों में क्या होता है, कुछ बातें जो है वे कंटिन्यू रहती है। जैसे कि हम 1813 की बात करें और 1833 की बात करें या 53 की बात करें, तो इन तीनों ही एक्ट में कुछ कुछ ऐसे प्रावधान है जो कि केवल उसमें अपडेशन हो गया है उसमें। तो इस तरह की चीजों को हमेशा बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो 1813 की कुछ बातें आपसे करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, जब हम 1813 के पहले एक पॉइंट जान लो 1793 के एक्ट के बारे में। 1793 का जो चार्टर अधिनियम आया, ठीक है, इस अधिनियम में क्या किया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ जो व्यापार ये कंपनी करती थी, है ना, तो भारत पर इसकी एक तरह से मोनोपोली थी कि भाई केवल यही व्यापार कर सकता है, कोई और नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर एक तरीके से व्यापारिक एक अधिकार था, ठीक है, और इसे 20 साल के लिए बढ़ा दिया। भारत पर व्यापारिक एक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। सिर्फ एक पॉइंट है इसके लिए, है ना। अब देखो इस एक पॉइंट जो है वह आगे कैसे कंटिन्यू होगा कि जब बच्चों 1813 का एक्ट आया ना, 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया, इस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी पर का जो एक अधिकार था, इस पर कुछ बंदेश लगाए गए और कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार यहां पर समाप्त हो गया। कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त हो गया, ठीक है। अब देखो, लेकिन याद रखना कि सब क्षेत्रों से एक साथ खत्म नहीं हुआ था। कुछ ऐसे अभी भी कुछ ऐसी वस्तुएं थी और कुछ देशों के साथ के व्यापार थे जो कि ज्यादा लाभप्रद थे, है ना, और इसलिए क्या ये सारी चीजों को एक साथ नहीं छीना। और यहां पर आप चाची शब्द याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये चाची शब्द में क्या छुपा हुआ है, एक तो है बच्चों चाय का व्यापार और दूसरा है चीन से व्यापार, ठीक है। तो चाय का व्यापार और चीन से व्यापार, ये दोनों ऐसे व्यापार थे जिससे अंग्रेजों को ज्यादा लाभ था और इसलिए इन पर अभी एक अधिकार था, कंपनी को इन पर एक अधिकार अभी था, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट और बताती हूं कि बच्चों ये वाला जो एक अधिकार है ना, ये 1833 में छीन लिया जाएगा। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था ना, उसमें ये भी समाप्त कर दिया गया। बस ऐसी ही बातों को आपको एकदम कोरिलेट करके याद रखना है कि यहां पर व्यापारिक एक अधिकार जो है वह 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया और यहां पर व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या है इसमें कि जब हम बात करेंगे 1833 के चार्टर एक्ट की बच्चों, तो यहां पर जो ये चाय और चीनी का एक अधिकार था ना, ये इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यहां पर क्या किया, इसको भी चाची को समाप्त नहीं कर दिया गया। ये कोड वर्ड मैंने लिख दिया कि आपको याद रखे, क्योंकि क्या होता है कि समटाइम्स जब हम किसी एक पॉइंट को समटाइम्स कुछ ऐसे याद कर लेते कुछ ट्रिक के साथ, तो हमें लंबे समय तक याद रह जाती है ना। तो याद रखना कि ये चाय और चीनी का जो व्यापारिक एक अधिकार अब भी बचा हुआ था, 1833 में इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। क्लियर? अच्छा एक बात और सुनो बच्चों, 1833 का जो अधिनियम था ना, इसमें धर्म को लेकर, शिक्षा को लेकर कुछ और बातों को जोड़ा गया। तो आप इसके साथ ये याद रख लो कि एक तो धर्म और दूसरा शिक्षा। तो देखो अंग्रेजों ने क्या किया कि जो ईसाई मिशनरी है, इन्हें भारत आने, धर्म का प्रचार प्रसार करने की जो स्वतंत्रता है वह दे दी। ईसाई मिशनरियों को, ठीक है, धर्म प्रचार की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें जो है वह दे दी कि ठीक है आप लोगों को प्रबुद्ध करो, उनको ज्ञान दो, शिक्षा दो।
तो बेसिकली हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो एक्ट है वह भारत के एक तरीके से जो धर्म परिवर्तन है कि दूसरे धर्म के प्रति रुचि जगा देना, इसका काम कर रहे थे। और शिक्षा की जब बात करें तो आपको क्या लगता है कि जो पश्चिमी शिक्षा थी, है ना, जो पाश्चात्य शिक्षा थी, इस एजुकेशन को भारत में बढ़ावा दिया गया इस 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अब एक और पॉइंट इसमें याद रखो, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय जो सरकार थी उनको टैक्स लगाने का राइट दिया गया, तो 1833 का था। ठीक है, 1833 का जो एक्ट था बच्चों, इसमें जो स्थानीय सरकार थी, स्थानीय सरकारों को नागरिकों पर कर लगाने का अधिकार दिया, और ना केवल कर का अधिकार, वसूलने का भी, और अगर कोई नहीं देता है तो उसके लिए पेनाल्टी का भी जो बात है, पेनाल्टी का जो प्रावधान है, वो दंड और सजा का प्रावधान भी 1813 के एक्ट से किया गया। क्लियर है इतना? तो 1813 आप देखो, 1833 के जब हम चार्टर एक्ट की बात करेंगे, थोड़ी सी बात यहां पर 1833 की हो जाए, इसको कनेक्ट कर लेना 1833 के एक्ट से। ठीक है, क्लियर है? चलो कुछ पॉइंट्स यही बता देती हूं ताकि बच्चों आपको क्लियर हो जाए चीजें। तो बच्चों जो 1833 का एक्ट आया, 1833 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट में सबसे पहले तो ये एक अधिकार समाप्त कर दिया, चाय व चीन का व्यापार, है ना, ये जो एक अधिकार था इसको समाप्त कर दिया। तो देखो, चाय और चीन से एक अधिकार को समाप्त करने के अलावा दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि यहां पर बच्चों भारत का गवर्नर जनरल, है ना, जो गवर्नर जनरल था, इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और ऐसा पहला गवर्नर जनरल जो था वह विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक था। ठीक है, पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका को असीमित अधिकार जो हैं भारत के गवर्नर जनरल को दिए गए। तो जो गवर्नर था पहले, वह बाद में गवर्नर जनरल हो गया, और फिर वही गवर्नर जनरल जो है वह पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया, और पूरे भारत के क्षेत्र में, इंडिया की पूरी टेरिटोरी में उसको जो है वह असीमित विधायिका के जो अधिकार है वह दिए गए। उसे कानून पारित करने, शासन को चलाने के लिए प्रावधान बनाने, नियम बनाने, ये सारे जो अधिकार है वह उसको दे दिए गए। ठीक है, तो ऐसा पहला भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है वह कौन था बच्चों? आप देखेंगे विलियम बेंटिक था। क्लियर? अच्छा, एक बात और सुनो कि यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह एक प्रशासनिक संस्था बन गई थी, अब प्रशासनिक कंपनी बन गई थी। और इसके साथ ही आपको याद रखना है कि 1833 का ही एक्ट था जिसमें सिविल सर्विसेज के लिए खुली प्रतियोगिता की बात की गई थी, जिसमें सिविल सर्विस के लिए, जो आप सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं ना, बस वही सिविल सर्विस। तो पहले क्या कहा जाता था? इसको आईसीएस कहा जाता था, जिसको आप आज आईएएस कहते हैं। तो बच्चों, सिविल सर्विस के लिए एक खुली प्रतियोगिता, ठीक है, कि अब सभी इसमें भाग ले सकते हैं, इसकी बात की गई। लेकिन याद रखना कि ब्रिटिश जो अधिकारी हैं उनके विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था, इसको लागू नहीं कर पाए थे 1833 के बाद से। क्लियर? अब हम बात करेंगे एक और एक्ट की, जो कि आपका 1853 का एक्ट। लेकिन उसके पहले इन तीनों एक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। सो पिट्स इंडिया एक्ट की बात हमारी हो गई थी। अब हम 1813 के एक्ट की बात कर रहे हैं कि यहां पर अगले 20 वर्षों के लिए भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उसको जारी रखने का जो प्रावधान है वह किया गया था। ठीक है, साथ ही यहां पर चाय, चीनी और अफीम को छोड़कर, देखो अफीम जो वर्ड है ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ज्यादातर आपको चाय और चीनी का ही जो वर्णन है वह मिलता है। अफीम, चाय और चीनी को छोड़कर कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार है इसको समाप्त कर दिया गया था। ईसाई मिशनरियों को भारत में नैतिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए अनुमति जो है वह दी गई थी। इन्हें एक तरह से भारत की जो जनता है उसको प्रबुद्ध करने का काम दे दिया गया था, है ना, क्योंकि वैसे भी अंग्रेजों की जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या माना जाता है कि भाई
लाज में काले कहता है, या फिर और भी जो पश्चिमी विचारक है उनके द्वारा क्या कहा गया था कि भारत का साहित्य है, भारत का जो धर्म है वह लोगों को प्रेरणा नहीं देता है, काम करने की प्रेरणा नहीं देता है। और अंग्रेज यूरोप के लाइब्रेरी की अलमारी का एक खाना पूरे अरबी साहित्य और पूरे भारत के जो साहित्य है लगभग बराबर है ना। जब इस तरह की बातें की गई, जब हम शिक्षा की बात करें, हम साहित्य की बात करें, धर्म की बात करें, तो अंग्रेजों का जो मानना था कि हमारी जो संस्कृति है, धर्म है, वो सारी चीजें कैसी है, वह व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं देती। तो इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और इसके अलावा शिक्षा में भी ईसाई मिशनरियों को आगे आने की बात कही, पाश्चात्य शिक्षा की बात कही। एक बात और याद रखना, 1800 यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि 1813 में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया शिक्षा के लिए। 1 लाख रुपए का जो प्रावधान है वह शिक्षा के लिए किया गया और इसको लागू भी किया गया। ये गलत होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो राशि है वह नहीं दी गई थी 1833 तक, ये 1850 के आसपास तक नहीं दी गई थी ये राशि। तो यहाँ पर शिक्षा के लिए प्रावधान तो किया गया, लेकिन यहाँ पर ये जो राशि है वह अलॉट नहीं की गई। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने सिविल सर्विसेज की आगे बात की कि उसके लिए जो एक ओपन कॉम्पिटिशन है कि सभी उसमें पार्ट ले सकते हैं, ये तो कहा तो गया, ये प्रावधान भी किया गया, लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और हम 1833 के एक्ट की बात करेंगे कि यहाँ पर चाय और चीनी का जो एकाधिकार है इसको भी समाप्त कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब वह केवल और केवल प्रशासनिक निकाय बन गई। साथ ही 20 वर्षों के लिए कंपनी का जो कार्यकाल है वह पुनः बढ़ा दिया गया। ऐसा नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा था कि जाओ 400 साल भारत पर शासन करो, 200 वर्ष भारत पर शासन करो, ऐसा नहीं था बच्चों। क्या था कि 20-20 वर्ष करके भारतीय प्रदेशों पर जो ब्रिटिश अधिपत्य है उसकी जो ये प्रावधान है उसको बढ़ाते रहे, है ना। सो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, देखो इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इस मामले में 1833 का जो एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां इसको निहित थी। और साथ ही देखो विलियम बेंटिक जो है वह पहला भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा देखो बच्चों, आगे हम देखेंगे कि बंबई की बात करें और मद्रास की बात करें। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट और प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, लेकिन उनके जो अधिकार है वह छीन लिए गए और 1833 में एक तरह से केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया। हम आगे देखेंगे कि जब 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, 1857 का जो विद्रोह है वह हो जाता है, उसके बाद से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जब नए नियम बनाए गए ना, तब विकेंद्रीकरण की बात की। यहां पर केंद्रीकरण, यहां पर शक्तियां छीन रहे हैं बाकी प्रेसिडेंसियों से, स्थानीय सरकारों को शक्तियां नहीं दे रहे। 1858 के बाद अपने आप ये जो शक्तियां हैं वह देने लगेंगे, अब विकेंद्रीकरण होगा। लेकिन विकेंद्रीकरण ध्यान रखना 1858 के बाद वाली घटना है। और क्यों? क्योंकि 57 का विद्रोह हो चुका था। चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर आप इस एक्ट को पढ़ोगे, ठीक है, और एक्ट को रटोगे भारत की स्थिति को समझे बिना, तब डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। लेकिन अब आपको पता है कि 57 का चूंकि विद्रोह हो चुका है ना, और इस विद्रोह के बाद अब जरूरत थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सीख मिल गई थी कि हमारा बोरिया बिस्तर लगभग पैक ही हो गया था अब तक, लेकिन ये कहो कि बच गए, है ना। तो यहां पर 1858 के बाद के जो एक्ट आया, 1861 का जो एक्ट आया, उसके बाद कुछ कुछ जो ढीले मतलब विकेंद्रीकरण की बात करें, नियमों में थोड़ा सा ढील दिया गया। चलो आगे हम चले, तो 53 की भी हमने बात कर ली। अब हम चलते हैं 1853, 33 की बात हो गई, 53 की बात नहीं हुई, है ना। 53 की बात करते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले ये देखो कि ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित जो चार्टर अधिनियम थे उनकी श्रृंखला में आखिरी था। अब यहां पे इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आखिरी एक्ट क्यों कहा गया? क्योंकि अब जो इसके बाद के अधिनियम बने उन्हें भारत शासन अधिनियम कहा गया, क्योंकि वो ऐसे अधिनियम थे जो सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत पर शासन करने के लिए बनाए गए थे। बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी अब। तो यहां पर बच्चों ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम और उसकी श्रृंखला का आखिरी एक्ट कौन सा था? 1853 का एक्ट। लगभग 15 से 20 वर्ष के अंतराल पर ये जो एक्ट है वे आ रहे थे। जैसे हमने इसके पहले 1813 का देखा, फिर 33 का देख लिया, फिर 53 का देख लिया, है ना। तो इस तरीके से लगभग 20 वर्ष के अंतराल पर आ रहे थे। लेकिन 53 का जो एक्ट है वह अंतिम था, क्योंकि अब जो 1858 का एक तरह से आपातकाल में जो एक्ट आया था, हम देखेंगे कि सीधे 5-6 वर्षों के बाद ये एक्ट आ गया, क्योंकि क्रांति हो चुकी थी, है ना। तो ये जो है वह अंतिम अधिनियम था, अंतिम चार्टर एक्ट हम इसको कहते हैं, और ये एक काफी महत्वपूर्ण अधिनियम था। अच्छा बच्चों, ये देखो कि यहां पर विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया। अभी तक इसके पहले हमने देखा कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक
व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया था इसके पहले। कब किया था? बस यही बातें, यही श्रृंखलाएं आपको याद रखनी है कि ये कौन सा एक्ट था। याद आ रहा है? और अब यहां पर विधायी और जो प्रशासनिक कार्य है इसको 1853 में अलग किया। जब तक आप कंपैरेटिव स्टडी नहीं करोगे ना तब तक याद नहीं होंगी चीजें। जैसे कि मैंने आपको कुछ चेन एक बताई कि आपको 13 में या 53 में या फिर 58 में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे जिसमें अपग्रेड कुछ कुछ किया गया है ना। ठीक वैसे ही आपको याद रखना कि कब व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया, कब विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया। तो यहां पर चार्टर अधिनियम 1853 की बात है, जो कि अंतिम चार्टर एक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जो आया भारत शासन अधिनियम था। ठीक है। सो कार्यकारिणी परिषद के कानूनी सदस्य के रूप में एक पूर्व सदस्य का दर्जा इसको दिया गया। साथ ही देखो बच्चों, सिविल, अगर हम यहां पर सरकारी सेवाओं की बात करें तो यहां पर यह कहा गया कि सरकारी सेवाओं के जो पद है अब ये प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से जो है वह भरे जाएंगे। और सिविल सेवाओं में पहली बार सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल करने का जो प्रावधान है वह किया गया। और इसी के लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मेकाले जो समिति है वह बनाई गई। अच्छा देखो, एक पॉइंट बताती हूं। यहां पर देखो बच्चों, अंग्रेजों के द्वारा यह कहा गया था कि चूंकि जो भारतीय है ना वह बहुत ज्यादा भ्रष्ट हैं, और ये इतने ज्यादा भ्रष्ट हैं कि हम इन्हें सिविल सेवा में नहीं शामिल कर सकते। ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो बात है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कही थी, जो कि सिविल सेवा का जनक था। और उसके द्वारा ये कहा गया कि यहां पर सभी जो प्रशासकीय पद है उनसे भारतीयों को अलग रखा जाए। कोई भी जो उच्च पद है वह प्रशासकीयों को हिंदुस्तानियों को ना दिया जाए, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदुस्तान का प्रत्येक जो नागरिक है वह भ्रष्ट है। ये एक कारण था। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन यहाँ पे पीटी में पूछा था बच्चों कि आखिर क्या ऐसा कारण था कि अंग्रेजों को ने सिविल सेवाओं में भारतीयों को महत्वपूर्ण एक जो चांस से आने का वह नहीं दिया। इसके पीछे कारण यही था कि एक तो अयोग्य समझना, दूसरी बात है कि अगर यहाँ पर जो प्रशासकीय पद है उस इतनी इंपॉर्टेंट शक्तियां उन प्रशासकीय जो पद धारक थे उसको दी जाती थी, तो भारतीयों को शक्ति देनी ही नहीं थी, इस वजह से दूर रखा। वे अयोग्य समझते भारतीयों को, इसलिए दूर रखा, है ना। और तीसरी बात आपको बताई थी कि जो सिविल सेवा का जनक था, जो फादर था सिविल सर्विसेज का इंडिया में, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके द्वारा ये कहा जाना कि हर चूंकि भारतीय जो है वह भ्रष्टाचारी है, इस वजह से हम इन्हें महत्वपूर्ण पद नहीं दे सकते। तो ये 1853 का एक्ट हो गया। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब आगे हम चलते हैं 1858 के एक्ट की। सबसे पहली बात तो सुनो कि अब 1857 की जो क्रांति है वह हो चुकी है। 1857 की क्रांति हो चुकी है। और इस क्रांति के बाद अब जरूरत क्या महसूस हुई? सबसे बड़ा परिवर्तन तो बच्चों यही हुआ कि अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो ब्रिटिश सरकार भारत पर शासन कर रही थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार जो शासन कर रही थी ये खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि अब जो भारत है वह सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। मतलब ब्रिटिश जो राजा रानी थे, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है वह आ गया। इसी के साथ देखो बच्चों, इस शासन को याद रखना आपको कि शासन जो है वह कंपनी के हाथों से निकालकर सीधा ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया और इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम किया गया। तो अब यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसे कि भारत के शासन को अच्छा करने वाला अधिनियम किया गया? 1858 का एक्ट था। ठीक है। यहां पर देखो कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। और अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट जो चेंज है वह होगा। क्या चेंज होगा बताती हूं। देखो, अब तक बच्चों 1858 का याद रखना। अब यहां पर हम चार्टर एक्ट नहीं लिखेंगे, अब हम यहां लिखेंगे भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। तो सबसे फर्स्ट तो ब्रिटिश क्राउन वर्ड याद रखो। अब ब्रिटिश क्राउन ने
प्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन करना शुरू किया। और बच्चों इसके लिए जानते हो क्या किया? वायसराय का जो पद है वह सृजन किया। और ये वायसराय कोई अलग से नहीं था, वायसराय का मतलब था रानी का निजी प्रतिनिधि, है ना, जो रानी की एक तरह से आज्ञा से और भारत पर शासन किया करता था। तो यहां पर मेन इंपॉर्टेंट जो याद रखना है कि ये वही वायसराय है जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, इसी का नाम चेंज कर दिया, इसी को बदल दिया। ठीक है, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला विलियम बेंटिक। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल याद रखना आपको 1833 में विलियम बेंटिक था। और पहला वायसराय जो कि 1858 में बना, ये था बच्चों लॉर्ड कैनिंग। ये इंपॉर्टेंट है, सारे नाम इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूं। इसके पहले गवर्नर और गवर्नर जनरल के नाम भी नोट कर लो क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो इसके पहले क्या था, ये तो भारत का गवर्नर जनरल हो गया जो कि विलियम बेंटिक था। इसके पहले केवल गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के पद पर आया, ये पद आया था 1773 में, 1773, 1833 और 1858। ठीक है, इसके पहले केवल गवर्नर कौन हुआ करता था? इसके पहले केवल गवर्नर जो पद था ये किसके हाथ में था? तो रॉबर्ट क्लाइव। याद रहेगा अब आपको, ये इंपॉर्टेंट था बच्चों, याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा, है ना। तो सबसे पहले देखो 1773 के पहले भारत पर शासन जो करता था, तो जो इंपॉर्टेंट जो पदाधिकारी था, जो सबसे ऊपर था, उसे गवर्नर कहा जाता था, वो रॉबर्ट क्लाइव था। 1773 में इसका जो पद नाम है वह चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया और वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। फिर 1833 में बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और वो विलियम बेंटिक था। और उसके बाद ये जो पद नाम है वो चेंज करके वायसराय कर दिया गया। वायसराय का मतलब था रानी का निजी प्रतिनिधि। कौन सी रानी? ब्रिटेन की रानी, है ना, उनका निजी प्रतिनिधि। और ये कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर? तो ये 1858 के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आगे देखो, कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताती हूं कि देखो बच्चों, इसमें भारत सचिव का जो पद है वह सृजन किया गया। ये यूपीएससी पूछ चुका है, मैं यहां पर स्टार लगा देती हूं, आपको याद रहेगा। यहां भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, यहां भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन बेसिकली हर जगह से आ चुका है, मैं वही पॉइंट्स ही आपको नोट करवाती हूं बच्चों। तो देखो यहां पर आपको याद रखना है कि भारत सचिव का जो पद है, एक ये नया बना, नया सृजन हुआ। अब मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि जो वायसराय है इसका पद नया सृजन हुआ, नया नहीं हुआ था, भारत का गवर्नर जनरल ही चेंज होके आया था वायसराय में, लेकिन जो भारत सचिव था ये एक नया पद बना हुआ था। ठीक है, और याद रखना बच्चों कि ये जो भारत सचिव काम करता था ना, इसके पास 15 सदस्यों की एक परिषद थी। 15 सदस्यों की एक परिषद हुआ करती थी जो कि एक सलाहकारी निकाय के रूप में काम करती थी, ये सलाह दिया करती थी। ठीक है, एक सलाहकारी परिषद हुआ करती थी जिसके माध्यम से जो भारत सचिव है वह भारत के संबंध में जो निर्णय है वह लिया करता था। क्लियर? क्लियर है? तो ये 1858 की बातें हो गई। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को पढ़ते हैं। इसके अलावा देखो बच्चों कि जो कोर्ट ऑफ, पहले डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, इसको समाप्त कर दिया गया और इसके जो अधिकार है ना वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपा गया और ये जो सदस्य था उसे भारत राज्य सचिव कहा गया। भारत राज्य सचिव कहा गया। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि जो भारत राज्य सचिव है वह भारत के संसद के लिए, फिर गवर्नर जनरल की परिषद के लिए उत्तरदायी था। नहीं, ये जो भारत सचिव है बच्चों ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। अच्छा एक पॉइंट और सुन लो, कई ऐसे अधिकारी हुआ करते थे जो कि भारत की तरफ से निर्णय लेते थे, डिसीजंस लेते थे, लेकिन वो बैठते कहां थे? ब्रिटेन में बैठते थे। वो शायद कभी भारत ना आए होंगे, ब्रिटेन से सारे डिसीजन लेते थे, लेकिन उनके लिए जो वेतन है वह भारत के कोष से जाता था। ठीक है, ये क्या था? जैसे कि जब
हम धन बहिर्गमन का सिद्धांत पढ़ते हैं और तब भी हम उस थ्योरी में इस बात को पढ़ते हैं कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जो कि भारत के संदर्भ में फैसले लेते थे, ब्रिटेन के प्रति उत्तरदायी थे, लेकिन इनको वेतन जो है वह भारत के कोष से दिया जाता था। धन बहिर्गमन का जो सिद्धांत था उसमें हम इसको देखते हैं। क्लियर? चलो अब देखो बच्चों, 1858 के बाद अब आता है 1861 का अधिनियम। बेसिकली एक प्रश्न आता है, पोर्टफोलियो प्रणाली। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? विभागीय प्रणाली। विभाग बनाए गए और इन विभागों का एक एक प्रभारी बनाया गया जो कि अपने संबंधित विभाग का निर्णय लिया करता था, उसके डिसीजंस लिया करता था। ठीक है, क्लियर है? चलो सो यहां पर देखो बच्चों कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक तो आपातकाल में आया था कि भाई क्रांति हुई और तुरंत उसके बाद हमें कुछ ऐसे सुधार करने थे कि फिर से हमारा भारत पर जो नियंत्रण व्यवस्थापित हो जाए, तो 1858 का एक आपातकालीन व्यवस्था थी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि 1861 का जो अधिनियम था वह बहुत सोच समझ कर लाया गया और उसमें काफी सारे जो प्रावधान है उसको रखा गया। तो देखो सबसे पहले तो इसमें विभागीय जो प्रणाली है वह शुरू हो गई थी बच्चों, है ना। और यहां पर यह बात भी इसमें समझ में आ गई थी, 1861 है, ठीक है, इसमें यह बात बच्चों समझ में आ गई थी कि अब जो है वह भारतीयों को प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। अगर हमें भारतीयों पर शासन करना है, भारत पर शासन करना है, तो हमें अब क्या चाहिए? भारतीयों का सहयोग चाहिए और ये सहयोग तभी करेंगे जब हम इसकी भागीदारी बढ़ा देंगे। तो अब हम देखेंगे कि 1861 के बाद से भारतीय सदस्य जो है उनकी भागीदारी को जो पहले ये परिषद थी इसमें बढ़ाया गया। ठीक है, जो ये परिषद थी बच्चों, समय समय पर जो सलाहकारी परिषद हुआ करती थी, इसमें उनकी जो उपस्थिति थी वह पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई 1861 के बाद से। तो यहाँ पर भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया और भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया गैर सरकारी सदस्य के रूप में। गैर सरकारी सदस्यों को, पहले केवल सरकारी सदस्य ही इस परिषद में हुआ करते थे, लेकिन 1861 के बाद से गैर सरकारी सदस्यों को परिषद में शामिल किया जाने लगा। अब देखो, अगर विभागीय प्रणाली आई तो एक तरह से विकेंद्रीकरण हुआ। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब 1833 और 1853, 1833 एंड 1853 का जो चार्टर एक्ट था बच्चों, उसमें सेंट्रलाइजेशन की जो प्रवृत्ति थी, जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी, उसको बढ़ावा दिया गया था। लेकिन अब चूंकि विद्रोह हो चुका है और 61 में जो एक्ट आया उसने विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन दिया। और देखो पहले क्या किया था कि जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियां थी उससे सारे अधिकार छीन लिए थे, अब उन्हें लौटा दिए गए। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण इस सेंस में भी था कि मद्रास और बंबई जो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और बंबई जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी बच्चों, इन्हें विधायी शक्तियां वापस कर दी गई, इन्हें विधायी शक्तियां दे दी गई। ठीक है, याद रखना केंद्रीकरण के लिए कौन से एक्ट बदनाम थे? केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया था 70-73 के एक्ट ने, और 70-73 के बाद 1833। हालांकि इसके पहले भी जो कई एक्ट थे उनमें भी इस तरह की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा दिया गया, लेकिन मुख्य रूप से हम 73 एंड 1833 की बात करते हैं। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट बचा। आप आज देखते हैं कि राष्ट्रपति को जो है वह अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो शक्ति कहां से आई? 1861 से आई। तो यहां पर देखो बच्चों कि इसमें गवर्नर जनरल को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। तो अध्यादेश जारी कौन कर सकता था? अब 1861 हो गया ना, तो गवर्नर जनरल नहीं, अब वायसराय कह देते हैं। तो यहां पर जो वायसराय हुआ करता था, वायसराय को ये शक्ति दी गई। लेकिन याद रखना कि इसके बनाए हुए जो अध्यादेश, जो नियम है, वह केवल और केवल 6 माह तक, 6 मंथ तक ही लागू होंगे। इसके बाद इसको पारित कराना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई और वायसराय की जो परिषद थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों के रूप में इनको नामांकित किया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया।
ठीक है, चलो। सो इसके अलावा कुछ और बातें सुनो कि कैनिंग ने यहां पर पहली बार ये समविभागीय पद्धति यानी ये पोर्टफोलियो, देखो समटाइम्स आप देखेंगे कि हिंदी इंग्लिश सेम आपको मिल जाती है तो विभागीय ना लिखकर आपको हिंदी में भी पोर्टफोलियो सिस्टम लिखा दिखाई देगा बच्चों। तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत इसी के समय में की थी, मतलब लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये जो शुरुआत है वह की गई थी और बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां हैं उन्हें कानून बनाने का जो अधिकार है, विधायी शक्तियां कुछ दे दी गई थी और इसलिए इसको विकेंद्रीकरण करने वाला जो कानून है वह दिया गया। साथ ही वायसराय को आपातकाल के समय बिना किसी जो परिषद थी इसकी, बिना किसी बातचीत, बिना किसी सलाह मशवरा के अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दे, लेकिन केवल 6 माह तक। ठीक है, यह 1861 का था। अब हम देखते हैं 1892 का अधिनियम जो है वह क्या कहता है। 1892 का अधिनियम, तो देखो बच्चों यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या अधिकार दिया गया कि विधान परिषदों को 1892 में, ये यूपीएससी पूछ चुका है, 1892 में बच्चों जो विधान परिषदें बनाई गई थी, विधान परिषदों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, और अभी तक जो गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए जा रहे थे ना, मतलब जो मंत्री नहीं थे उनको जो नियुक्त किया जा रहा था, गैर सरकारी सदस्य, इनकी नियुक्ति दोनों स्तर पर की जाने लगी, मतलब प्रांत और केंद्र, है ना, जो राज्य थे, जो प्रांत थे और जो केंद्र स्तर पर था, दोनों स्तर पर गैर सरकारी सदस्यों की जो नियुक्ति है वह की जाने लगी। तो ये 1892 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। तो यहाँ पर बेसिकली देखो इसका उद्देश्य क्या था कि जो विधान परिषद है उनका विस्तार करना और ज्यादा उनको शक्तिशाली बनाना, ज्यादा उनको ऐसे जो पावर्स है वह दे देना ताकि वह नियम कानूनों को बना सके। ठीक है, तो यहाँ पर विधान परिषदों के जो वित्तीय विषय, इसकी विवेचना करना, प्रश्न पूछना और बहस करने का जो अधिकार है वह दे दिया गया। ठीक है, लेकिन याद रखना कि अगर किसी फिर भी पूर्ण अधिकार नहीं था, केवल आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन फाइनली जो अधिकार है कि भाई जो राज्य सचिव था उसकी सहमति इसके लिए बहुत जरूरी हुआ करती थी। साथ ही गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए अप्रत्यक्ष और सीमित चुनावी प्रावधान किए गए। और याद रखना आपको कहीं भी यहाँ पर चुनाव शब्द का जो प्रयोग है वह नहीं किया गया। क्यों? ज्यादातर क्योंकि काम जो है वह नामांकन से हुआ करते थे कि किसी को नॉमिनेट कर दिया, है ना, कि अब ये जो व्यक्ति है ये यहाँ का सदस्य होगा, तो ऐसा जो है वह कर करके गवर्नर जनरल और वायसराय की जो परिषद थी उसमें लोगों को शामिल किया जाए। तो चुनाव थोड़ी हुआ था कि भाई लोग जो है वह चुन ले। तो लोग ब्रिटेन वालों को चुनते ही क्यों? ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अधिकारी उनको क्यों चुनते? भारतीयों को ना चुनते। लेकिन चुनाव शब्द का उल्लेख 1861 में नहीं किया, 1892 में नहीं किया गया था। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम की। कुछ इसमें ऐसे मेन प्रोविजन थे बच्चों जो तीनों में लगभग सेम थे, बस कुछ अपग्रेड उसका किया गया था। जैसे कि हम पृथक निर्वाचन पद्धति की बात करते हैं ना, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि सब में कॉमन है, जहां पर हमारे कंफ्यूज होने की संभावना ज्यादा है, क्यों ना हम उनको पहले ही ठीक से निपटा लें, है ना, क्यों ना हमको पहले ही समझ लें। तो हमेशा जब भी कोई चीज आपको परेशान करने वाली हो उसको पहले ही आपको सुलझा लेना है। कैसे? उसके नोट्स बना के। तो देखो 1909, 1919, 1919 एंड 1935, 1935, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, ठीक है, लिख लेना अपने हिसाब से। अब देखो, तो सबसे पहले एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो तीनों में सेम था लेकिन हमें जानना बहुत जरूरी है, वो है आपका पृथक निर्वाचन पद्धति। पृथक निर्वाचन पद्धति या पृथक निर्वाचक मंडल। देखो बच्चों, ये इसका मतलब ये था कि मान लो कोई मुस्लिम कम्युनिटी से खड़ा हुआ है तो इसके लिए जो वोटर्स होंगे वह बाकी कम्युनिटी के नहीं होंगे, वो भी केवल मुस्लिम होंगे। यानी जिस वर्ग का जो व्यक्ति है, जिस समुदाय का जो व्यक्ति है वह चुना जाएगा, उसे क्या करेंगे? उसे वोट देने वाले उसके जो मतदाता है वह केवल उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के होंगे। ठीक है, तो ये है पृथक निर्वाचक मंडल।
अब देखो 1909 में किसे किसे दिया गया, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो जो जो पॉइंट्स यूपीएससी ने पूछे वो मैं आपको स्पेशली बता देती हूं। सबसे फर्स्ट देखो बच्चों कि यहां पर मुस्लिमों को दिया गया सबसे पहले, ठीक है। लाभार्थी वर्ग कौन था, यहां पर मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन जो मंडल है ये प्रदान किया गया। 1919 का जो एक्ट था बच्चों, इसमें इसका विस्तार किया गया और इसमें सिख, भारतीय ईसाई, सिख जो भारतीय ईसाई थे, आंग्ल भारतीय थे और यूरोपीय थे, आंग्ल भारतीय थे एंड यूरोपीय थे, ठीक है। इनको भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। अब इसका जो विस्तार है 1935 में कहां पर कर दिया, अब महिलाओं के लिए भी ऐसा कर दिया, महिला, दलित एंड मजदूर। उन्नीस की बात है, याद रखना कि जब दलितों को दिया गया तो उसके बाद फिर गांधी जी और पूरा समझौता आपको याद रखना है, ठीक है। वो यहां पर विस्तार नहीं दूंगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों कि 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था इसके अंतर्गत पृथक निर्वाचक मंडल या पृथक चुनाव की जो व्यवस्था है वह मुस्लिमों के लिए की गई। उसके बाद 1919 में, अब यूपीएससी इससे क्वेश्चन काफी पूछ चुकी है कि भारतीय ईसाई और सिख और मुस्लिम, यहां पर 1909 में इनको पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था, गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब आगे देखो कि 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है ना, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता था, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता था। और वही जब हम 1919 के अधिनियम की बात करते हैं, इसे कहा जाता था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1935 को इस संबंध में कुछ नहीं कहा जाता था। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया, दो लोगों के नाम लग रहे हैं ना, दो लोगों के ही नाम है। मार्ले यहाँ पर क्या था बच्चों, सचिव था, और मिंटो जो है यहाँ पर वॉइसराय हुआ करता था, ठीक है। इस समय मॉन्टेग्यू जो है वह सचिव और चेम्सफोर्ड जो है वह वॉइसराय। तो इस तरीके से इन दोनों के द्वारा मिलकर जो प्रशासन में जो सुधार किए गए उनको इसी नाम पर भी कहा जाता। तो 1919 का जो एक्ट है वह मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। और 1919 का जो सुधार है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। याद रख लोगे, इतना रखना पड़ेगा, है ना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। अब आगे देखो कुछ और पॉइंट्स हम समझते हैं। तो बच्चों यहां पर विधान परिषदों को 1919 में क्या किया गया, एक और पॉइंट देख लो कि विधान परिषदों को और अधिकार दिए गए। विधान परिषदों को जो इनके कार्य हैं, विधान परिषदों को कार्यों व जो अधिकार है इसका विस्तार किया गया। बजट पर बहस करने की अनुमति इसके पहले वाले एक्ट में थी, याद रखना। अब यहां पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की आजादी थी। अनुपूरक जो प्रश्न है ये आप पूछ सकते थे। इसके अलावा पहले बजट पर केवल बहस कर सकते थे, लेकिन यहां पर बजट पर अब संकल्प जो है वह भी ला सकते थे। तो ये जो दोनों अधिकार है ये आगे जाकर दिए गए 1800, याद रखना 1892, 1892 में दिया गया था कि विधान परिषदों को बजट पर बहस का अधिकार दिया गया। लेकिन अगर बजट पर संकल्प की बात करें तो ये कहां पर था, 1909 में, 1909 में। क्लियर। साथ ही देखो पहली बार जो वॉइसराय की जो परिषद थी उसमें कोई भारतीय सदस्य आए। अब तक और भी जो बाकी जगह पर लेकर आ रहे थे गैर सरकारी सदस्यों के रूप में, लेकिन अब ऑफिशियली जिसको शामिल किया गया था पहले कौन थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ये पॉइंट भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो ऐसे भारतीय जो कि वायसराय की जो परिषद थी उसमें शामिल हुए सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। ये नाम आपको याद रखना है। चलो अब 1919 के कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ पर मॉन्टेग्यू क्या था, राज्य सचिव था। चेम्सफोर्ड जो है यहाँ पर वायसराय था। और यहाँ पर सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों को पृथक निर्वाचन जो है वह दिया गया। एक पॉइंट देखो, इसका उद्देश्य था क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। अब देखो ठीक 1935 के जब हम उद्देश्य की बात करते हैं तो इससे जुड़ा हुआ था और इसमें शब्द है पूर्ण उत्तरदायी। अब ये दोनों मैं कंपैरेटिवली आपको क्यों बता रही हूं, पूर्ण उत्तरदायी सरकार। देखो बच्चों, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि 1919 का जो एक्ट था उसमें पूर्ण उत्तरदायी
सरकार की बात की गई थी, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्रमिक रूप से मतलब धीरे धीरे करके उत्तरदायी शासन की तरफ बढ़ना, और पूर्ण उत्तरदायी 1935 के एक्ट की बात थी। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है, इन्हें मैं अंडरलाइन कर देती हूँ सेम कलर से, तो आपको याद रहेगा कि दो समटाइम्स आपको कुछ कुछ चीजों को जोड़कर ही पढ़ना है। अब देखो बच्चों, केंद्र व प्रांत के विषयों को अलग किया गया 1919 में। यहां पर विषयों का विभाजन किया गया, केंद्र व प्रांत के विषयों को अलग किया गया। ठीक है, और याद रखना एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पे बच्चों प्रांत के जो विषय थे, है ना, उन्हें भी दो भागों में बांटा, और यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, प्रांत के विषयों को दो भागों में बांटा। एक तो याद रखना, एक तो केंद्र और प्रांत के विषयों को बांट दिया, दूसरा था प्रांत के ही जो विषय थे उन्हें दो भागों में बांटा। ठीक है, और ये दो भाग कौन कौन से थे? एक तो थे आरक्षित विषय, कुछ आरक्षित विषय थे जैसे कि सिंचाई है, वित्त है। यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा था कि कौन से जो विषय है वे आरक्षित में शामिल थे, सिंचाई है, वित्त है, खनिज संसाधन है ना। तो इंपॉर्टेंट जो विषय थे वे आरक्षित थे, और दूसरे थे हस्तांतरित विषय, दूसरा था हस्तांतरित विषय। ठीक है, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है। अब देखो इसमें कैसे कैसे निर्णय लिए जाते थे। तो यहां पर जो वायसराय थे, ठीक है, वो आरक्षित विषयों पर निर्णय लेने के लिए ज्यादा स्वतंत्र थे, ज्यादा उनके पास पावर थे, और यहां पर वो निर्णय लेते थे ऐसे सदस्यों की सलाह से जो कि सरकार के प्रति उत्तरदायी थे। सेकंड, हस्तांतरित विषय पर जो वायसराय थे वह निर्णय लेते थे किसकी सहायता से? जो कि उत्तरदायी नहीं थे ऐसे सदस्यों के सहायता से। तो यहां पर यूपीएससी ने पीटी में क्वेश्चन पूछा कि किस आधार पर उत्तरदायी और अनुत्तरदायी जो सदस्य है उसकी व्याख्या की जाती है। तो यहां पर यह इसी बात के आधार पर है ना, कि कुछ ऐसे सदस्य थे जो कि उत्तरदायी थे और कुछ नहीं थे। आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के आधार पर ये जो उत्तरदायी अनुत्तरदायी का कॉन्सेप्ट है वो यहां से जुड़ जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो बच्चों कि केंद्र व राज्य का बजट भी यहां अलग किया गया 1919 में। ना केवल केंद्र और प्रांत के विषयों को अलग किया बल्कि केंद्र और प्रांत का बजट भी अलग किया, ये आप लिख लीजिए। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त का जो कार्यालय है उसकी स्थापना की। अब याद रखना, भारत में नहीं, ब्रिटेन में, है ना। तो भारत के जो उच्चायुक्त कार्यालय इसकी स्थापना कहां पर की गई? ब्रिटेन में। याद रखना, अब इसका भी पालन पोषण भारत के पूंजी से होगा। क्लियर? चलो अब हम चलते हैं 1935। 1935 में एक तो आपने बात समझ ली, क्योंकि ये दोनों बातें जुड़ी हुई है। पहली बात जो है वह ऐसे जुड़ी हुई है पृथक निर्वाचन से, और दूसरी जो बात है इसमें उद्देश्य से जुड़ी हुई है। ठीक है, 1935 को पढ़ने से पहले कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताती हूं। 1927 और 1932 का अवार्ड। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब हम 1900 साइमन आयोग की बात करेंगे, ये 1927 में, जबकि जानते हो 1919 का जो एक्ट था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसमें यह कहा गया था बच्चों कि एक वैधानिक आयोग का गठन होगा जो भारत की रिपोर्ट 10 साल में बना, मतलब वैधानिक आयोग का गठन होगा जो कि 10 वर्ष में के अंतराल पर इसका गठन किया जाएगा। तो यहां पर भारत की एक तरह से वैधानिक स्थिति के लिए, भारत की वैधानिक स्थिति के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। लेकिन यहां पर बच्चों 10 साल की बात हुई थी कि 10 वर्ष के अंतराल पर। ठीक है, लेकिन ये जो अंतराल है 1927 में कहां पूरा हुआ? 1929 आने देना चाहिए था, लेकिन 1927 में ही आ गया। तो साइमन कमीशन जो है 1927 में ऐसा ही आयोग आया, साइमन कमीशन। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट्स तो आपको याद करने हैं कि भाई कौन अध्यक्ष था, कौन सदस्य थे, ये सारी चीजें आप देखते रहना। तो यहां पर देखो बच्चों कि साइमन कमीशन जब आया तो इसका विरोध भारत में बहुत ज्यादा हुआ, और
जहां पर जब पुलिस लाठी चार्ज हो रहा था तो चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात करें, और भी कुछ लोग थे जो घायल हुए, लेकिन लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज में मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय के द्वारा क्या कहा गया था कि मेरी ताबूत की आखिरी कील जो है ना, तो एक तरीके से यही साबित होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो यहां पर ये कहा कि मेरे ऊपर पड़ा हुआ जो लाठियों का एक एक वार है वह ब्रिटिश ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। तो यहां पर ये लाला लाजपत राय वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना है, 1927 की बात है, ठीक है। यहां पर देखो कि नए संविधान की स्थिति का पता लगाने के लिए साइमन कमीशन का मेन काम का, देखो कीवर्ड्स हमेशा याद रखना कि इस कमीशन का मेन काम क्या था, 1935 का मेन काम क्या था, 1919 का क्या काम था, 27 का मेन काम क्या था, 1932 की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। क्लियर? तो देखो बच्चों कि जैसे 1927 की हम बात करें तो यहां पर भारत में संविधान की जो स्थिति है, स्थिति का पता लगाना, ठीक है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट था। और इसके अलावा याद रखना है आपको कि ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना की बात इसमें कही गई। और 1927 में जो सांप्रदायिक जो निर्वाचन था ना ये जारी रहा, सांप्रदायिक जो निर्वाचन है ये जारी रहा। साइमन कमीशन ने कहा कि भाई जो द्वैध शासन प्रणाली है इसे कंटिन्यू किया जाएगा। देखो 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी और द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की बात कही। तो यहां पर किस आयोग के द्वारा क्या सिफारिश की? अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रावधान कि आखिर साइमन कमीशन के बार बार ये नारे क्यों लगाए गए कि साइमन गो बैक, काले झंडे दिखाए गए? साइमन गो बैक का जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों आया? तो यूपीएससी ने ये पूछा था कि भाई इसका रीजन क्या था। इसका रीजन था कि साइमन कमीशन में जब आप बात कर रहे हो कि भाई भारत की संविधान की जो स्थिति है उसका पता लगाएंगे, तो उसका पता लगा भारतीय क्यों, उसका जो पता है वह भारतीय क्यों नहीं लगा सकते, ब्रिटेन के जो लोग हैं वह क्यों लगाएंगे, ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल क्यों आएंगे? मेन प्रॉब्लम थी कि उसके सभी सदस्य जो है वह अंग्रेज थे। ये कॉन्सेप्ट है कि आखिर उसका विरोध हुआ तो क्यों हुआ, क्या वो कारण है, ठीक है। तो यहां पर ये बातें आपको याद रखनी है बच्चों। चलिए, तो याद रखना सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में बना था, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, साइमन आयोग कह दिया, साइमन कमीशन कह दिया। क्लियर है? क्लियर है आपको ये पॉइंट? तो यहां पर ये बात हो गई हमारी साइमन कमीशन की। अब आगे देखो, अब हम आगे बात करेंगे 1932 का एक्ट। 1932 का जो एक्ट है ना, इसको एक तरीके से सांप्रदायिक या फिर कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। तो यूपीएससी वन लाइनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कम्युनल अवार्ड किसको कहा गया 1932 के अधिनियम को, क्योंकि इसने सांप्रदायिकता को जो है वह और हवा दी और बढ़ावा दिया। और याद रखना कि 1932 में ब्रिटिश पीएम जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, इन्होंने अल्पसंख्यकों का जो प्रतिनिधित्व है इस पर एक योजना बनाई। अच्छा, अल्पसंख्यक वर्ड से याद आया कि महात्मा गांधी ने कहा था कि ये जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक भारत में हो रहा है ना, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वह अंग्रेजों का लगाया हुआ गणित है, और अगर अंग्रेज चले गए तो भारत से ये व्यवस्था भी चली जाएगी और फिर भारत विभाजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा सोचना शायद गांधी जी ज्यादा नहीं समझ पाए इस बात को, है ना, इस बात को वो नहीं समझ पाए कि ये केवल अंग्रेजों का सोचना नहीं है। अब क्योंकि हम 1930 के बाद से जब देखते हैं, 1940 के बाद से देखते हैं, 40 के बाद से पृथक पाकिस्तान की जो मांग है वह बहुत ज्यादा प्रखर हो जाती है। तो हम जानते हैं कि मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पर भारत का जो बंटवारा है 1947 में हुआ था। तो यहां पर देखो 1932 का जो सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड था बच्चों, ये क्या था, ये इसने भी आग में घी का काम किया, ठीक है। और यहां पर रैमजे मैकडोनाल्ड का नाम आता है। और यहां पर देखो कि ना सिर्फ मुसलमान, सिख, ईसाई, यूरोपियन, आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन का विस्तार किया था, बल्कि यहां पर ये जो सांप्रदायिकता की बात है, यहां पर देखो 1935 में तो हालांकि दे ही दिया गया था महिला, मजदूर और दलितों को, लेकिन 1932 में स्पेशली ये आया था कि दलितों के लिए अलग से जो पृथक निर्वाचन है वह दे दिया जाए। लेकिन यहां पर गांधी जी ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो हिंदू धर्म से इतने सारे जो लोग हैं वह कट जाएंगे, ना तो कभी उनकी स्थिति में सुधार होगा और हिंदू धर्म जो है वह एक तरह से टूट जाएगा, है ना। तो यहां पर गांधी जी बहुत व्यथित हुए। ये बच्चों पूना के यरवदा जेल में थे, है ना। तो कई लोगों ने समझाया बुझाया, तो कांग्रेस नेताओं ने किन ने समझाया बुझाया था, ये चीज यूपीएससी ने पूछी कि पूना समझौता में किन किन की भूमिका थी गांधी। और अब ये नहीं पूछा यूपीएससी ने कि किस किस के बीच में समझौता हुआ था। अंबेडकर को मनाया गया, गांधी को मनाया गया
ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, गांधी जी ने अनशन शुरू कर दी जो उनका स्टाइल था, और यहाँ पे बाद में क्या किया कि ये अलग से जो कम्युनल अवार्ड, जो सांप्रदायिक निर्वाचन जो 1909 से चला आ रहा था, 1919 में जिसका विस्तार किया, उसको 1932 में रोक दिया गया और फिर व्यवस्था की गई कि अब सीटों में आरक्षण बढ़ा लो। ठीक है, जो सीटें पहले थी उसकी 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी हो जाएंगी, लेकिन यहां पर पृथक निर्वाचन की जो पद्धति है उसको दलितों के लिए शुरू नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो यहां पर यह बात याद रखना है आपको कि यहां पर एक जो समझौता है उसे पूना समझौता कहा गया। और बच्चों, पूना समझौता जो है वह किसके प्रयासों से हुआ, यह आप मुझे कमेंट करके बताना। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बीच में आपको बता बता के छोड़ दिए, आप पढ़ेंगे, ठीक है, इन सब चीजों को। चलो आगे चलते हैं। ये 1932 का हो गया। अब हम चलते हैं एक ऐसे अधिनियम की तरफ जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका 70% जो पार्ट है उसको एज इट इज उठाकर हमने संविधान में रख दिया। अच्छा, कुछ लोग इसको गलत पढ़ लेते हैं। गलत पढ़ लेते हैं इन द सेंस कि भारत का जो संविधान है, संविधान 70% है 1935 का। नहीं भैया, ये लाइन गलत है। 1935 का जो एक्ट है उसका 70% एज इट इज उठा के हमने संविधान में रख लिया। तो संविधान में वेटेज ज्यादा है 1935 का, लेकिन संविधान का 70% है, ये गलत हो गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट कई जगह गलत आपको लिखा मिलता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चों उसमें। तो यहां पर देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935, और यहां पर सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, पूर्ण उत्तरदायी सरकार। वो शब्द जो हम एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं, अरे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछे जा रहे, यही से प्रश्न आते पहली लाइन से कि भारत शासन अधिनियम 1935 की अगर हम बात करें, सैकड़ों बार क्वेश्चन आया, यहां से ध्यान रखना आप, मतलब सैकड़ों बार नहीं बच्चों, बहुत मैनी टाइम्स अगर क्वेश्चन आया तो पीटी और मेंस में यही से आया। तो जैसे 2015 में क्वेश्चन क्या आया था कि भारतीय, अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करें तो संविधान का मसौदा केवल 3 साल में तैयार करना का जो ऐतिहासिक कार्य था वह बड़ा ही कठिन था अगर उनके पास भारत सरकार अधिनियम 1935 का अनुभव नहीं होता। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलो। और 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यों और केंद्रों की बात करें तो इनके बीच में शक्तियों का जो वितरण है वह किस में किया गया था, 9, 19, 35 या 47, 1935। ठीक है, क्लियर? चलो अच्छा, एक दो क्वेश्चन देखो जरा। 1813 में, 1813 का जो चार्टर एक्ट है उससे एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। फर्स्ट है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार को चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। इसके द्वारा कंपनी के एकाधिकार में दिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। कौन सा जो कथन है वह सही है? कौन सा कथन जो है वह सही है? आप कमेंट करके बताएंगे। ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और आपको बताती हूँ। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसकी कौन सी प्रमुख विशेषता है? जब प्रश्न आएगा बच्चों वह कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, केवल मुसलमानों के लिए लिखा है, ध्यान रखना। सिख, भारतीय, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों की बात नहीं हो रही है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण। एक और क्वेश्चन, निम्न पर विचार करते हुए आपको इनकरेक्ट बताना है, असत्य बताना है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट आपसे कहता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने बंगाल के गवर्नर पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण किया। बंगाल का गवर्नर लिखा है, ध्यान रखना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित होने के बाद बंगाल का गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वह रख दिया गया था। और थर्ड, इसमें भारत सरकार अधिनियम 1958 जब पारित हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो यहां पर क्या सही होगा? याद रखना, असत्य पूछा, आधे बच्चे तो इसको ही नहीं पढ़ते हैं। केवल 1, 2 और 3 या इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, है ना? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं, असत्य नहीं है क्योंकि सभी सत्य है। ठीक है, तो देखो बंगाल का गवर्नर पहला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और जब हम बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग्स था पहला। और जब हम वायसराय की बात करेंगे तब कौन था? बताओ, बेंटिक था या फिर कैनिंग था? चलो बच्चों, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए। ये रहा आपका ये कॉन्सेप्ट। ठीक है,
तो आप सभी प्लीज नोट्स बनाते जाइए बच्चों। तो यहाँ पर हमने साइमन कमीशन की बात की। अच्छा, अब हम 1935 के एक्ट की बात कर रहे हैं। चलो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। 1935 चूंकि इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब एक और अधिनियम इसके बाद हम पढ़ेंगे, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूं, सो प्लीज नोट कीजिए। सबसे फर्स्ट तो इसका उद्देश्य क्या था? क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार या फिर पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार? इसका मुख्य उद्देश्य था पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब देखो सेकंड, देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन ये भी पूछा था कि भाई जब हम अपनी तीनों अनुसूचियों की बात करते हैं, संघ, राज्य और संवर्ती, किस अधिनियम की देन है? तो 1935। ठीक है, यहाँ क्योंकि 19